तो चलिए आज सफर करते हैं इंडियन सिनेमा के उस दौर का जब फिल्में बनती थीं एक बहुत ही खास जगह पर, जेमिनी स्टूडियोज। ये एक ऐसी दुनिया थी भई जहां जादू था, ड्रामा था और थे कुछ बेहद अजब गजब किस्से। तो कहानी को जरा और समझते हैं। देखिए, 1940 में इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये स्टूडियो अपने ज़माने के सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स में से एक बन गया। और इस जगह की मतलब हर कहानी अपने आप में एक फिल्म थी। तो जेमिनी स्टूडियोज की इस मजेदार, थोड़ी सी अजीब दुनिया की कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी शुरुआत होती है इसके सबसे यादगार डिपार्टमेंट से, यानी मेकअप रूम से। जी हाँ, पैनकेक ये उस मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था जो जेमिनी स्टूडियोज में ट्रक भर भर कर आता था। जरा सोचिए, ग्रेटा गार्बो से लेकर वैजयंती माला तक उस दौर का हर बड़ा सितारा इसे ही इस्तेमाल करता था। यही तो वो चीज थी जो पर्दे पर किरदारों में जान डाल देती थी। अब जरा मेकअप रूम को इमेजिन कीजिए। इसे कहते थे आग जैसी तकलीफ वाली जगह। क्यों? क्योंकि वहां चारों तरफ बड़ी बड़ी आग उगलती हुई लाइट्स लगी होती थी और इसी गर्मी में पूरे देश से आए मेकअप आर्टिस्ट्स सब मिलकर किसी भी ठीक ठाक दिखने वाले इंसान को एक भयानक लाल रंग का दैत्य बना सकते थे, है ना? नेशनल इंटीग्रेशन का एक अजीब सा नमूना। तो मेकअप रूम से बाहर निकलकर अब मिलते हैं उन किरदारों से जिनकी वजह से जेमिनी स्टूडियोज में असली ड्रामा चलता था। और यहाँ जो कहानी का असली मजा है ना, वो है दो किरदारों की टक्कर। एक तरफ ऑफिस बॉय, 40 साल का एक फ्रस्ट्रेटेड कवि जिसे लगता था कि उसकी सारी नाकामी के लिए दुनिया जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ कुथामंगलम सुब्बू, स्टूडियो के नंबर 2, हमेशा हंसते मुस्कुराते और सबके प्यारे। सुब्बू मतलब एक चलता फिरता जीनियस। मान लीजिए डायरेक्टर ने कहा, सुब्बू, एक सीन है जिसमें एक चूहा बाघिन के बच्चों की मां बन जाता है, इसके 14 तरीके बताओ। सुब्बू के पास वो तरीके तैयार होते थे। वो एक कमाल के कवि थे, एक बेहतरीन एक्टर थे और बहुत बड़े दिल वाले इंसान भी थे। उनका घर तो हमेशा जरूरतमंदों से भरा रहता था। सही मायने में वो फिल्मों के लिए ही बने थे। अब इस आर्टिस्टों और कवियों की भीड़ में एक और किरदार था जो बिल्कुल फिट नहीं बैठता था, लीगल एडवाइजर। सोचिए, जहां सब खादी के कुर्ते पहनकर सपनों की बातें करते थे, वहां ये साहब पैंट शर्ट और टाई में ठंडे लॉजिक की दुनिया में रहते थे। और इन्हीं साहब से जुड़ा है एक बहुत ही अजीब किस्सा। हुआ ये कि एक टैलेंटेड लेकिन गुस्सैल एक्ट्रेस सेट पर भड़क गए। सब लोग हैरान परेशान खड़े थे। तभी हमारे वकील साहब ने क्या किया, उन्होंने चुपके से एक रिकॉर्डर ऑन कर दिया। और जब एक्ट्रेस का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने उसी का चिल्लाना उसे वापस सुना दिया। बेचारी एक्ट्रेस इतनी शर्मिंदा हुई, इतना डर गई कि उसका करियर ही खत्म हो गया। कमाल है। और इस किस्से का सबसे मजेदार हिस्सा, जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया तो इन वकील साहब की नौकरी भी चली गई। अब सोचिए, ये शायद दुनिया के इकलौते वकील होंगे जिनकी नौकरी कवियों की वजह से गई। कवियों को घर भेजा तो वकील भी बेरोजगार हो गए। खैर, ये तो थे स्टूडियो के रोज के किरदार। अब बात करते हैं उन दो रहस्यमयी मेहमानों की जिनके आने से जेमिनी स्टूडियोज का शांत माहौल एकदम से बदल गया। साल था 1952 और अचानक स्टूडियो में एक इंटरनेशनल सर्कस आ गया। पर ये कोई असली सर्कस नहीं था, बल्कि ये थी फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। करीब 200 लोगों की एक इंटरनेशनल टीम, जिसकी मेजबानी जेमिनी स्टूडियोज कर रहा था। इस ग्रुप ने स्टूडियो में 2 शानदार प्लेस किए, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। उनके सेट्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, मद्रास ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। तमिल ड्रामा पर उनका गहरा असर पड़ा। लेकिन इस सब के पीछे एक सीक्रेट भी था। एमआरए असल में कम्युनिज्म के खिलाफ एक काउंटर मूवमेंट था, और जेमिनी स्टूडियोज के बॉस, जो खुद भी कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे, इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए। एमआरए तो चली गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक और मेहमान आया जो एमआरए से भी ज्यादा रहस्यमयी था। इंग्लैंड से आया एक कवि। अब सवाल ये था कि एक अंग्रेज कवि का फिल्म स्टूडियो में क्या काम? मतलब एक ऐसा स्टूडियो जो आम लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है, वहां एक अंग्रेज कवि क्या करेगा? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई उन्हें जानता तक नहीं था। उनका भाषण इतना कंफ्यूजिंग था कि लोग बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। और फिर वो रहस्य एक रहस्य ही बनकर रह गया सालों तक। फिर कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आती है, जहां सालों बाद लेखक को इस पहेली का जवाब मिलता है, वो भी बिल्कुल अचानक। सोचिए, 1952 में वो कवि आया था। सालों बीत गए,
फिर एक दिन लेखक फुटपाथ पर कुछ सस्ती किताबें देख रहे थे और वहीं उन्हें मिला आखिरी सुराग, उस किताब के पन्नों के अंदर। किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड और ये किताब मिली महज 50 पैसे में। ये एक स्पेशल स्टूडेंट एडिशन था जो रशियन रेवोल्यूशन के 50 साल पूरे होने पर छपा था। और जैसे ही लेखक ने इस किताब को पढ़ा, सारी गुत्थी सुलझ गई। ये किताब 6 बड़े लेखकों के बारे में थी, जिन्होंने बताया था कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ खींचे चले गए और फिर कैसे उनका मोह भंग हुआ। और इन 6 लेखकों में से एक का नाम था स्टीफन स्पेंडर। बस रहस्य खुल चुका था। वो कवि स्टीवन स्पेंडर थे और उनका वो अजीब सा दौरा असल में कोल्ड वॉर का एक छोटा सा हिस्सा था। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस कम्युनिज्म से सख्त नफरत करते थे और स्पेंडर एक ऐसा लेखक जो कम्युनिज्म को छोड़कर आया था, उनके प्रोपागेंडा के लिए एक परफेक्ट चेहरा था। मतलब जेमिनी स्टूडियोज जो बस फिल्में बनाता था, अनजाने में एक बहुत बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया था। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है ना कमाल की बात, कि कैसे कभी-कभी हमारी जिंदगी के छोटे-मोटे रहस्य, जिनका हमें कोई मतलब समझ नहीं आता, असल में दुनिया की किसी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा होते हैं।